दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज लोकतंत्र के महापर्व में दो राज्यों के साथ कई उपचुनाव के नतीजे आए, लेकिन जो सबसे अप्रत्याशित नतीजा आया वो महाराष्ट्र से आया। महाराष्ट्र का नतीजा महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों के उलट भी दिखाई दिया। महाराष्ट्र का राजनीतिक नतीजा महाराष्ट्र के मिजाज के उलट भी दिखाई दिया। और महाराष्ट्र के राजनीतिक नतीजे ने विधानसभा चुनाव के पर जनता के इस फैसले का जो नाम दिया जा रहा है, क्या वो वाकई जनता का ही फैसला है? ये सवाल भी कई लोगों के मन में कौंधना शुरू हो गया। कई सारे बड़े बुनियादी सवाल हैं जो महाराष्ट्र के इस फैसले के बाद, जनता के इस फैसले के बाद खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल कि क्या महाराष्ट्र की जनता ने स्थापित समीकरणों को धत्ता बता दिया? क्या महाराष्ट्र में वाकई वही हुआ जो आपको दिख रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि भारत में स्थापित समीकरणों के उलट जाकर यदि राजनीति के फैसले आ रहे हैं, तो क्या जनता इस चीज को उस रूप में स्वीकार करेगी जो दिखाई दे रहा है? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल सबसे पहले इस मामले में खड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस पार्टी के वोटों का प्रतिशत बिखरी हुई पार्टी, अलग होकर टूटकर बनी पार्टी, और दो पार्टियां जो एक ही पार्टी से निकली, उसमें जिसका वोट प्रतिशत 2% कम है, 2.25% कम है, उस पार्टी की सीटें 4 गुनी ज्यादा है। जिसका वोट प्रतिशत लगभग बराबर है, उनमें से एक का वोट, उसमें से एक की सीटें दूसरे के 3 गुनी से भी ज्यादा है, 3.5 गुनी के करीब है। और घूम फिर कर वही सवाल कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन लगभग 49% वोटों तक कैसे पहुंचा? आखिर महायुति 49% वोटों के मैजिक फिगर को छूने में कैसे कामयाब हो गई? और कैसे महाविकास आघाड़ी जो 45% के मिनिमम से टेक ऑफ कर रही थी, वो 33-34% पर आकर सिमट गई? ये 15% का अंतर कैसे पैदा हो गया? ये लोगों की समझ से परे है। ये आमतौर पर सेफोलॉजिस्ट की समझ से भी परे है, पत्रकारों की समझ से भी परे है कि क्या वाकई इस देश की जनता ने तमाम समीकरणों को उलट दिया है? आसानी से ये बात गले नहीं उतरती। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी जिसे हम प्रबंधन कहते हैं, तो उस प्रबंधन रूपी मशीन की चिप इतनी ताकतवर हो गई है कि तमाम समीकरणों को उलट कर राजनीतिक खेल कर दे रही है? क्या इस मशीन रूपी चिप में इतनी ताकत आ गई है? क्या बीजेपी के राजनीतिक मशीन की चिप इस देश के तमाम सियासी समीकरणों और उसके दावों को उलट देगी? कई सारे महत्वपूर्ण सवाल जो खड़े हुए हैं, मैं एक एक कर उस पर आता हूं। पहली बात यह कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जो दिखाया कि टूटा हुआ धड़ा असली नहीं बल्कि असली धड़ा कोई और है, ठीक उलट नतीजा 4 महीने बाद आया। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नतीजे उलटते हैं। रामकृष्ण हेगड़े के जमाने में 84-85 में भी ऐसा उल्टा हुआ था। 99-2000 में बिहार में अविभाजित बिहार के चुनावी नतीजों में भी ऐसा उलटफेर हुआ था। लेकिन तब स्थापित समीकरणों के उलट जाकर उलटफेर नहीं हुआ था, बल्कि लोकसभा विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग हुए थे। आज एस्टेब्लिश पॉलिटिकल इक्वेशन और राजनीतिक धारा के उलट जाकर फैसला हुआ है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में यह पहला ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में यह कहा जा सकता है कि तमाम राजनीतिक धाराओं की जो अपनी अपनी कैलकुलेशंस होती है, जो अपनी गणित होती है, वो उस गणित के उलट जाकर एक ऐसा फैसला आया जिस पर सहसा किसी को भरोसा नहीं हो रहा। हरियाणा का चुनाव हुआ। हरियाणा के चुनाव में कुछ लोगों को यह बात गले नहीं उतरी कि यह फैसला कैसे आया, लेकिन हरियाणा के चुनाव को इस मामले में भी पचाया जा सकता है उसके नतीजों को, क्योंकि जो परसेप्शन बना कि कांग्रेस का इक्वेशन जाट और मुस्लिम इक्वेशन जो हरियाणा की आबादी का 32% है, उसके जवाब में 68% पॉपुलेशन को, जनसंख्या को मोबिलाइज करने की, एक तरफ करने की कोशिश में बीजेपी उसके 2/3 यानी 40% तक पहुंच गई। वहीं 32% वाले भी खुद को बढ़ाकर 40% के आसपास तक पहुंच गए। आधा 1% का अंतर था जिससे अंतर पैदा हो गया। लेकिन महाराष्ट्र में, भारत में कोई ऐसा एग्जाम्पल कोई बता दे कि जो गठबंधन 45% से टेक ऑफ कर रहा हो, वो गठबंधन चुनाव हार जाए। महाराष्ट्र में मराठा और मुस्लिम का समीकरण ही 45% का बनता था और उम्मीद की जा रही थी कि ये 52-53% वोटों तक जाएगा। अगर एक वोट भी वो ना जोड़ पाए,
सिर्फ कैंडिडेट के कुछ वोट जोड़े और थोड़े बहुत इधर उधर हो, तब भी वो 45-46% वोटों पर स्टैंड करता था। लेकिन उसके वोट अचानक से 11-12% कम कैसे हो गए? 12% वोट कम कैसे हो गए उसके सामाजिक समीकरण के? और भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास एक बेहद छोटा वोट बैंक था, वो गठबंधन के तौर पर 49% वोटों तक कैसे पहुंच गई? अकेले भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक के अंतिम उपलब्ध आंकड़े दिख रहे हैं, उसमें 27.25% वोटों के आसपास खड़ी है। यानी 148 सीटों पर लड़कर 133 पर वो आगे दिख रही है, जीती है, आगे दिखाई दे रही है। मतलब 90% की सफलता दर भारतीय जनता पार्टी की है। 90% की सफलता दर उसके सहयोगियों की भी नहीं है। 27.5% वोट उसके हैं और 22% से ज्यादा वोट उसके सहयोगी दलों के हैं। तो ये 22% से ज्यादा वोट जब उसके सहयोगी दलों को आने की स्थिति है और कांग्रेस के गठबंधन की स्थिति देखें, तो कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट, इन तीनों को मिलाकर लगभग 33.5% वोटों की स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है। ये हालात कैसे बन गए? क्या महाराष्ट्र में तमाम तरह की इमोशनल और भावनात्मक अपील के बावजूद मराठी मानुस ने उद्धव ठाकरे को नकार दिया? क्या मराठी मानुस ने शरद पवार को नकार दिया? उन शरद पवार को जिन्हें लोकसभा चुनाव में सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ 8 सीटें दी थी। 13 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में पहुंच गई कि 13 विधायकों की संख्या को वो मुश्किल से पार कर पा रही है। अगर ये गठबंधन इसी स्वरूप में सरकार बनाती है, यानी महायुति गठबंधन, तो महाराष्ट्र की विधानसभा में किसी को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा तक हासिल नहीं होगा। ये फैसला यदि वाकई जनता का फैसला है तो ये सिरोधार्य है। ये फैसला सर आंखों पर है। लेकिन यदि ये जनता का फैसला नहीं है, तो कई लोगों को लग रहा है कि जनता का फैसला ऐसा हो नहीं सकता। मराठा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को जाकर वोट नहीं दे सकते। थोड़े बहुत कैंडिडेट के नाम पर 2-4% मराठा चले जाए तो चले जाए, 90 से 95% मराठा नहीं जा सकते। 95 से 99% मुसलमान नहीं जा सकते भारतीय जनता पार्टी के साथ। अम्बेडकराइट थॉट के माने जाने वाले दलितों का एक बड़ा प्रतिशत बीजेपी के साथ नहीं जा सकता। दूसरे मराठी मानुस माने जाने वाले लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं और गुजरात लॉबी की सत्ता को किसी न किसी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो महायुति के साथ नहीं जा सकते। तो आखिर ये वोट कहां से भारतीय जनता पार्टी को आए? क्या ये आसमान से आ गए या पाताल लोक से अचानक उभर करके सामने आ गए? ये वोट कहां से आए? ये सवाल आज की तारीख में जितना मौजू है, उससे ज्यादा मौजू सवाल ये है कि स्थापित समीकरणों के उलट भारत की राजनीति क्या वाकई एक ऐसे दौर में पहुंच गई है जहां जनता को सिर्फ यही लगता है कि जब भी स्थापित समीकरणों के उलट राजनीति होगी तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी? बड़ा विचित्र सवाल है। लाडली बहना जैसी स्कीम लाई गई, उसकी चर्चा हुई कि हर महीने महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इस पैसे का असर तो तब दिखाई देता जब झारखंड की तरफ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की वोटिंग ज्यादा होती, बहुत ज्यादा होती, जो झारखंड में दिखा, या नीतीश कुमार के राज में बिहार में दिखता है, वो भी नहीं दिखा। इससे भी बड़ा सवाल ये कि वोटिंग खत्म होने के समय जो प्रतिशत बताया गया, उस प्रतिशत से 4% वोट बढ़ गए। 2 बार में 1.5-2% बढ़ा दिए गए। तो जो 4% वोट बढ़े, उनमें ज्यादातर वोट उसी सीटों पर क्यों बढ़े जहां कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई थी, जहां एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई थी, जहां शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई थी। ऐसी ही सीटों पर ये वोट क्यों बढ़े? ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि ज्यादातर वोट ऐसी ही सीटों पर क्यों बढ़े? जहां ऐसी लड़ाई नहीं थी वहां नाम मात्र के बढ़े। और ये वोट बढ़ाने की कौन सी परंपरा चल पड़ी है? दरअसल इस देश में मशीनीकृत चुनावी व्यवस्था पर इस देश के आम लोगों का भरोसा उठ चुका है और महाराष्ट्र के इस चुनाव के नतीजों को इस बात के लिए याद रखा जाना चाहिए, इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि इस देश में मशीनीकृत चुनाव व्यवस्था के सहारे इस देश के लोकतंत्र को चुनाव तंत्र में तब्दील करने की जो कोशिश है, उसके खात्मे की दिशा में, यानी मशीन की जगह बैलेट पेपर की वापसी की दिशा में ये चुनाव कहीं मील का पत्थर ना बन जाए। क्योंकि बैलून अब इतना ज्यादा, गुब्बारा इतना ज्यादा फूल चुका है कि अब वो ब्रस्ट होने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। जनता के सब्र का बांध
मशीनीकृत व्यवस्था के मामले में कहें तो अब टूटने की स्थिति तो देश के अंदर बन रही है, क्योंकि लोग अमेरिका जैसे लोकतंत्र को देख रहे हैं जहां हाल में चुनाव हुए, वहां बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। कहा जाता है कि बूथ कैप्चरिंग होती है बैलेट पेपर से, लेकिन बूथ कैप्चरिंग जो होती है वो बमुश्किल 10% सीटों पर, बूथों पर होती है। जब होती थी तब, आज के जमाने में वो संभव नहीं है। जब होती थी तब 10% वोटों पर, सीट बूथों पर होती थी। आज की तारीख में जो लोगों का डाउट है, जो लोगों की आशंकाएं हैं मशीनों को लेकर, वो 10% के बारे में नहीं है, क्योंकि वीवीपैट की व्यवस्था बेहद कम चुनिंदा बूथों पर दी जा रही है। क्या ये सभी में नहीं हो सकता? और जब हो भी जाए तो क्या गारंटी है कि वही दिखाया जा रहा है जो लोगों ने दिया है? क्योंकि लोगों को तो वो चंद सेकंड के लिए दिखता है काले शीशे के अंदर से। बहुत माफी के साथ, क्षमा के साथ ये कहना चाहता हूं कि अब तक मैं उन लोगों की जमात का हिस्सा नहीं था जो इस देश में मशीनीकृत चुनाव व्यवस्था पर शक करते थे। लेकिन आज मैं खुद को इस जमात में शामिल पा रहा हूं, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि महाराष्ट्र में इस चुनाव में, जिसके बारे में कोई नहीं कह सकता था कि ये चुनाव पलट जाएगा, इसमें कोई और जीत जाएगा, और वो चुनाव में, उस चुनाव में वो हो गया। क्या कोई सोच सकता था कि 1984 का चुनाव कांग्रेस पार्टी हार जाएगी? लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि 1984 का लोकसभा चुनाव हार जाती तो आप क्या सोचते? इस देश के अंदर क्या चुनावी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा होता? नहीं होता। क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह का स्ट्रेटेजिक अलायंस 1989 का चुनाव हार जाता, क्या इस देश के लोगों को चुनाव प्रक्रिया के साथ गोई पे भरोसा होता? नहीं होता। क्या नरेंद्र मोदी 2014 का चुनाव हार जाते, जो प्रचंड मोदी महालहर दिखाई दे रही थी, इस देश के लोगों को चुनाव प्रक्रिया पे भरोसा होता? नहीं होता। ठीक वही स्थिति बनी 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में, कि महाराष्ट्र चुनाव में यदि महाविकास आघाड़ी चुनाव हार जाती, और हार गई है, लोगों को सहसा भरोसा नहीं हो रहा है। कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि जब सीधी लड़ाई थी 13.86%, अभी तक के आंकड़े के मुताबिक, हो सकता है मैक्सिमम 14% हो, 14% वोट ही इधर उधर गए हैं। 86% वोट दो गठबंधनों के बीच में बट रहे हैं, उसमें महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 33-34% वोट मिल रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? 50% के आसपास वोट भारतीय जनता पार्टी को, जिसका कोई समीकरण दिखाई नहीं दे रहा, जिसके पक्ष में न तो किसानों की सहानुभूति दिखाई दे रही है, न नौजवानों की सहानुभूति दिखाई दे रही है, न मुसलमानों की सहानुभूति दिखाई दे रही है, न इस देश के मिडिल क्लास और मराठी मानुस मिडिल क्लास की बीजेपी के पक्ष में कोई सहानुभूति दिखाई दे रही है। तब सवाल उठता है कि इतने वोट उन्हें दिए किसने? मराठा ने दिए नहीं, मुसलमान ने दिए नहीं, आधे दलितों ने दिए नहीं, ओबीसी वर्ग में भी 10-15% लोगों ने दिए नहीं, बाकी दूसरे अल्पसंख्यकों का बड़ा हिस्सा भी भारतीय जनता पार्टी से सशंकित है। तो 53-54% तो ऐसे ही वोटर दिखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए। अब जरा इसके उलट बीजेपी के साथ कौन से वोटर दिखाई दे रहे थे जो वोट दिए, उनकी गणना करने चले, ये महायुति के पक्ष में दिखाई दे रहे थे, तो वो आंकड़ा तो 20 से 22%, 30% जाते जाते वो हाफने लगता है। लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट दिखाई दे रहा है कि आखिर ये वोट किस मुद्दे पर जनता ने दिए, और क्या वाकई जनता ने दिए, मैं नहीं जानता। मैं भारत की चुनावी प्रक्रिया का पूरा सम्मान करता हूं, चुनावी व्यवस्था और इस लोकतंत्र की खूबसूरती का सम्मान करता हूं, लेकिन आप विदर्भ में देखें, भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई, मराठवाड़ा की स्थिति देखें, कांग्रेस बहुत अच्छा लोकसभा में परफॉर्म कर रही थी, विदर्भ और मराठवाड़ा दोनों में। मुंबई महानगर बराबर की टक्कर थी शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाले महाविकास आघाड़ी और एनडीए के बीच। पश्चिम महाराष्ट्र, जिसे शरद पवार का गढ़ कहा जा रहा था, शरद पवार क्या 10-11 सीटों के लायक है? 1 दर्जन सीटों के दायरे में शरद पवार सिमट सकते हैं, कोई कल्पना भी कर सकता है? 3 महीने ही पार्टी बने हुए थे, तब तो शरद पवार ने महाराष्ट्र में 56 सीटें जीत कर दिखा दी थी 1999 में। आज कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि शरद पवार दर्जन भर सीटों पर सिमट गए? क्या महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने वही किया था जो 5 साल में 2005 से 10 के बीच नीतीश कुमार ने किया था? उसका रत्ती भर भी नहीं किया था। फिर
नीतीश कुमार के 2010 के चुनाव जैसी सफलता कैसे महाराष्ट्र में महायुति दिखा सकती है? लोगों के लिए, लोगों के गले ये बात नहीं उतर रही। योगी आदित्यनाथ के मॉडल को मैंने खुद देखा, 2022 में यूपी के लोग पसंद कर रहे थे। तब भी उनका आंकड़ा 2017 से नीचे आ गया था। अरविंद केजरीवाल के मॉडल को लोगों ने पसंद किया था 2020 में, तब भी उनका आंकड़ा 2015 से नीचे आ गया था, 67 से 62 पर आ गए थे। बीजेपी भी 2017 में उत्तर प्रदेश में 312 पर थी, वो घटकर 255 पर आ गई थी। अब सवाल ये उठता है कि एकनाथ शिंदे ने कौन सा चमत्कार कर दिया लोकसभा चुनाव के बाद, और जिस गुवाहाटी मॉडल की सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी की बात आ रही थी, कौन सा चमत्कार देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया? वोटिंग के पहले पैसे बांटने की कथित तस्वीरें और फुटेज आई, इलेक्शन कमिश्नर ने मुकदमा किया। तब कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि महाराष्ट्र के वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए? ये बात लोगों के गले आसानी से नहीं उतरती कि आखिर महाराष्ट्र में जनता ने किस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, महायुति को समर्थन दिया है। और महायुति के अंदर भी एक दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी 148-49 सीट पर लड़कर 133-34 तक पहुंच रही है, यानी 90% का स्ट्राइक रेट। लेकिन क्या 90% का स्ट्राइक रेट अजीत पवार या एकनाथ शिंदे की पार्टी का है? स्वाभाविक है कि नहीं है। वो दिखाई नहीं दे रहा कहीं वो स्ट्राइक रेट। उनका स्ट्राइक रेट कम है, उन्हें सिर्फ उनके चाचा से और पुरानी पार्टी से बड़ा बता दिया गया है कि किसी को 3 गुनी, किसी को 4 गुनी सीटें आ गई है, किसी को पुरानी पार्टी के बराबर वोट प्रतिशत दिखाया जा रहा है तो भी 3 गुनी सीट है, किसी को पुरानी पार्टी से 2.25% कम, मतलब शरद पवार की पार्टी से 2.25% कम सीटें दिखाई जा रही है वोट, तब भी उनकी सीटें शरद पवार से 4 गुनी ज्यादा दिखाई जा रही है। और जो भी बढ़त सीटों के मामले में दिखाई दे रही है, वो एनडीए के साथ जो, यानी महायुति के साथ, बीजेपी के साथ जो धड़ा है उसी के साथ दिखाई दे रहा है। ये सारी परिस्थितियां जनता को सोचने वाली परिस्थितियों का निर्माण कर रही है कि क्या वाकई लोकतंत्र का महापर्व भारत में शुचिता के साथ संपन्न कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो ब्राह्मण और ओबीसी वर्ग के ठीक ठाक तबके के समर्थन का दावा कर रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी आधी सीटों पर चुनाव लड़कर, लगभग आधी सीटों पर चुनाव लड़कर उतने ही वोट लाती है जितने वोट 288 के करीब, यानी लगभग पूरी सीटों पर चुनाव लड़कर 2014 में ला रही थी। अपने आप में एक दिलचस्प खेल है। यानी 26-27% वोट, 27% वोट बीजेपी 2014 में लेकर आए, जब वो विधानसभा में अकेले लड़ रही हो, कोई बड़ा पार्टनर उसके साथ नहीं हो। और 27%, पौने 27% वोट बीजेपी तब भी लाए जब महाराष्ट्र की विधानसभा में वो लगभग आधी सीटों पर लड़ रही हो। ये करिश्मा, और इस तरह का करिश्मा जब भी हो तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही जाता हो। इस सवाल पर बहुत लोगों को आश्चर्य हो रहा है, और इस आश्चर्य के साथ लोकतंत्र को संपन्न कराए जाने की व्यवस्था पर भी आश्चर्य हो रहा है। हरियाणा चुनाव में भी हम लोग के आकलन थे वो गलत हुए, लेकिन गलत होने के बावजूद मैंने कभी हरियाणा के नतीजों पर इस तरह से सवाल नहीं उठाया कि ये नतीजे कहीं से भी किसी भी चुनावी व्यवस्था का अंग हो सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के चुनाव को देखकर जो एक ही बात याद आती है, 1987 का जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव। और 1987 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के हालात यदि महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह के नतीजे महाराष्ट्र के नतीजे बता रहे हैं, तो तय मानिए कि इस देश में चुनावी व्यवस्था के पूर्ण रूपेण उसके शुद्धिकरण की जरूरत है। लेकिन ये शुद्धिकरण करेगा कौन? बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधेगा कौन? ये बड़ा सवाल है। महाविकास आघाड़ी की भी अपनी गलतियां हैं। क्या महाविकास आघाड़ी के अंदर ये हिम्मत बची है, ये साहस है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए उसके निर्वाचित विधायक शपथ लेने से मना कर दे और उपचुनाव की बुनियाद तैयार कर दे? कि वो तैयार नहीं है। मशीनीकृत व्यवस्था में मशीन से होने वाले किसी चुनाव का बहिष्कार करने के लिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मुनादी कर दी हो। क्या वो तैयार है इसके लिए? अगर नहीं तैयार है तो सीधी सी बात है कि इस तरह की व्यवस्था को चलाए रखने में उनकी मौन सहमति है।
तो जब उन्हीं की मौन सहमति है, तो हमारे चिल्लाने से, हमारे बोलने से होता क्या है? सिविल सोसाइटी इस देश में वैसे भी टुकड़े-टुकड़े गैंग और खान मार्केट गैंग बता दी जाती है। तो अब देखते जाइए कौन किस गैंग का सदस्य है। लेकिन इस चुनाव में पहली बार लोगों को व्यवस्था के ऊपर सोचने पर मजबूर कर दिया है, ये बात ज़रूर कहा जा रहा है। महाराष्ट्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत शुचिता के साथ संपन्न हुआ है, जिसकी हम उम्मीद करते हैं, तो सभी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित 288 लोगों को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नमस्कार।